यहां पर वो एक सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं, रटना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अब यहां पर जरूरी है आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। सो मल्टीपल बुक्स या रेफ्रेशर्स के लिए अभी जाने की जरूरत नहीं है, बट 11th क्लास से इस अप्रोच को छोड़ दीजिए। क्या आप वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए एक आंसर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं? स्टूडेंट लाइफ में क्लास 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बिकॉज यहां पर स्टूडेंट अपने करियर का पाथ डिसाइड करते हैं, वो अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यहां पर वो एक सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आगे चलकर स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर में क्या करना है। इसी कारण से क्लास 11th आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्लास 10 तक स्टडी को लेकर आपका जो अप्रोच है क्लास 11th में आकर एकदम चेंज हो जाता है। आप उसी अप्रोच के साथ क्लास 11th को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास 11th में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आपके स्टडी का अप्रोच भी चेंज हो जाता है। हेलो माय डियर क्लास 11th लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी एंड दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने क्लास 11th के अंदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लिया है तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको खास रूप से ख्याल रखना है। बिकॉज देखिए ये जर्नी एकदम आपके लिए नई है और शुरुआत अगर सही गाइडेंस के साथ हो तो इस जर्नी में बहुत मजा आएगा। आपकी शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से होगी और आप कहीं पर भी परेशान नहीं होंगे। इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लास 11th की शुरुआत हम लोग करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको खास रूप से ख्याल रखना है अपनी क्लास 11th ह्यूमैनिटीज की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जब क्लास 11th के अंदर आपने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है तो अब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्लास 10 तक आपका जो एसएसटी हुआ करता था, सोशल स्टडीज हुआ करता था या सोशल साइंस हुआ करता था, अब वो बन चुका है ह्यूमैनिटीज। और ह्यूमैनिटीज के अंदर अब आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आता है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि अब आप अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जहां 4 सब्जेक्ट्स मिलाकर एक सब्जेक्ट होता था एसएसटी, अब वो सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली आप पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अब अंडरस्टैंडिंग का लेवल, सब्जेक्ट्स को पढ़ने का लेवल बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। अब किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें क्लास 11 को स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्लास 10th तक ना मेरी जान आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, मतलब बहुत ऊपर लेवल पर या बहुत व्हाट यू कैन से बेसिक लेवल पर आपने अपनी एसएसटी को पढ़ा था, जहां पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे बट बहुत ही बेसिक लेवल पर। बट अब आप इनटू द वाटर जाकर, डीप जाकर उन सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं। अब आप एनालिसिस कर रहे हैं। क्लास 11th के अंदर आकर आपको यह समझना होगा कि अब आपकी रोट लर्निंग काम नहीं आएगी, अब आपका रटना काम नहीं आएगा। 10 तक तो एसएसटी हमने किसी भी तरीके से रट ली, आंसर लिख के आ गए, नंबर मिल गए। बट क्लास 11th के अंदर आकर अब रटना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अब यहां पर जरूरी है आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। क्लास 10 तक हमारा मेजर फोकस होता था कि कोई भी इवेंट कब हुआ या हम डेट्स या डेफिनेशंस को याद करते थे। बट क्लास 11th में आकर आपको समझना होगा कि कोई भी इवेंट क्यों हो रहा है, उस इवेंट के होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके क्या क्या रिजल्ट्स निकले। क्यों? क्योंकि अब सीबीएसई फोकस करता है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर। व्हाट इज दिस एनालिटिकल थिंकिंग? कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कितना समझ आया, आप कितना उस कॉन्सेप्ट के रीजंस को समझ पाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाए, उसके इवेंट्स को समझ पाए। अब आपको किसी भी एक इवेंट को सिर्फ डेट्स के लिए या डेफिनेशंस के लिए नहीं रखना है, आपको एक पूरी प्रोसेस को समझना होगा। मतलब पहले जहां पर हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा था, अब हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है सब्जेक्ट्स की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे 11th में आकर कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी गाइड लें, कौन सी रिफ्रेशर लें। बिकॉज 10th क्लास तक आपके पास बहुत सारी रिफ्रेशर्स होती हैं, बहुत सारी गाइड्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। बट क्लास 11th के अंदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को अगर आपने लिया है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल के समान है, भगवत गीता के समान है। ये एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डू नॉट गो फॉर मल्टीपल बुक्स। मल्टीपल बुक्स में आपको नहीं जाना है, मल्टीपल बुक्स में आपको नहीं जाना है। प्लीज किसी भी रिफ्रेशर, किसी भी गाइड को फॉलो मत कीजिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी को ही डिटेल में पढ़िएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से बनते हैं एंड ये एनसीईआरटीज ही आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो मल्टीपल बुक्स या रिफ्रेशर्स के लिए अभी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पर फोकस कीजिए।
तीसरी सबसे जरूरी चीज कि यार देखिए, ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इन थ्योरी सब्जेक्ट्स को पूरा याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और पूरा कंटेंट साल भर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसमें इतनी ज्यादा थ्योरी है, सिर्फ कहानियां हैं और कहानियां हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। अब कैसे हम एक प्रॉपर तरीके से एक प्रिपरेशन करें कि सर हम पूरे साल भर इस थ्योरी को याद भी रख पाए और एग्जाम्स में अच्छे आंसर भी लिख पाए? इसका इकलौता सॉल्यूशन है आपके नोट्स। आपके नोट्स, आपकी ये जो मल्टीपल हैवी हैवी बुक्स है ना, उसको क्रिस्प फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्लास 11th की स्टार्टिंग से ही नोट मेकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरी बुक रट पाना पूरे साल भर या पूरी बुक याद रख पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, पीछे वाला आप भूलते हुए जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप रेगुलर रिवीजन करते हुए चलें, बिकॉज आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे आपको चीजें भूल जाएंगी, थ्योरी आपके दिमाग में नहीं रहेगी। इसलिए क्लास 11th में अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नोट मेकिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आप इन मोटी मोटी बुक्स को रेगुलरली नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स अगर बना लेते हैं तो वो आपको मल्टीपल रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। शॉर्ट टाइम में आप बेटर रिवीजन कर पाएंगे। अब शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स का मतलब क्या है? सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप आंसर में लिखकर आ सकते हैं। सिर्फ उसी पॉइंट्स को वहां पर लिखिए, इससे आपके क्रिस्प नोट्स रेडी होंगे और रिवीजन करने में आपको बहुत मदद होगी। चौथी सबसे जरूरी चीज कि देखिए, 11th क्लास में आकर ह्यूमैनिटीज के बच्चे ना थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा स्ट्रगल आता है उन्हें एग्जाम के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा हुआ होता है उसे अच्छे तरीके से पेपर में लिखकर नहीं आ पाते हैं। ह्यूमैनिटीज के अंदर आपको आंसर राइटिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अप्रोच होती है। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, साइंस के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। सेम वे में ह्यूमैनिटीज के अंदर आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो प्लीज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी बुक्स के जो पीछे क्वेश्चन है आप उन्हीं को फ्रेम करना शुरू कीजिए और देखिए कि क्या आप एक आंसर के अंदर वर्ड लिमिट के साथ प्रॉपर आंसर को लिख पा रहे हैं, क्या आप वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए एक आंसर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं। एक जो बेसिक आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि आप जनरली शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जहां पर आपके जो कीवर्ड हैं या जो कोर कॉन्सेप्ट है जिस पे सवाल पूछा गया उसको आप डिफाइन करते हैं। फिर आती है मेन बॉडी, जहां पर आप बेसिकली जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, और आखिरी में आता है आपके पास कंक्लूजन, जहां पर आप एक छोटा सा समरी दे देते हैं या अपना कोई आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। एक आइडियल जो आपका आंसर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपका इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपके आंसर का 20% होता है, आपका जो मेन बॉडी होता है वो 60% होता है, एंड अगेन कंक्लूजन जो होता है वो 20% होता है। शुरुआत कीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया है। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट द राइटिंग सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया। अब यहां पर सवाल पूछा गया है मेसोपोटामिया के बारे में, तो आप इंट्रोडक्शन में शुरू करेंगे मेसोपोटामिया को एक्सप्लेन करते हुए, फिर मेन बॉडी के अंदर आप पॉइंटर्स लिखेंगे राइटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए, और आखिरी में एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि यार मेसोपोटामिया पहली बार ऐसी सभ्यता बनी दुनिया के अंदर जिसने राइटिंग की शुरुआत करी। कोशिश यही करना है कि हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही आंसर को लिखना है। प्लीज पैराग्राफ्स लिखना अवॉइड कीजिएगा, पॉइंट्स में ही आंसर को लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हाईलाइट कीजिएगा एंड प्लीज इसी फॉर्मेट को यूज कीजिएगा। कितने पॉइंटर्स लिखने हैं? 3 मार्क्स का अगर सवाल है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क का सवाल है 4 पॉइंट, 5 मार्क का है 5 पॉइंट्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन का पॉइंट नहीं, आप 2 लाइन 3 लाइन का, मतलब आपको एक पूरा पॉइंट लिखना है, फिर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ऐसे करके अपने आंसर को फ्रेम करना है। प्लीज अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको परेशान ना होना पड़े, बिकॉज बहुत से बच्चे अपने मार्क्स सिर्फ इसी आंसर राइटिंग के कारण ही लूज कर जाते हैं। एंड लास्ट सबसे जरूरी चीज यार, देखिए 10th तक हमने पूरे साल नहीं पढ़ा, आखिरी में आकर कुछ क्वेश्चंस देख लिए, पढ़ लिया, ठीक है, हो गया। आखिरी 1 महीने में पढ़ के सिलेबस खत्म कर लिया, हो गया। बट 11th क्लास से इस अप्रोच को छोड़ दीजिए। क्लास 11th आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज यहां से आप अपने करियर का एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं, और क्लास 11th या 12th के अंदर आप जो पढ़ते हैं यही आपका बेसिक्स बनता है, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लीज डे 1 से धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी को बनाकर रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। वो लास्ट मिनट का जो होता है ना कि आखिरी दिन बैठकर बहुत ज्यादा पढ़ लिया, प्लीज इसको अवॉइड कीजिए कि आखिरी मंथ्स में आकर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आखिरी में आकर फिर सर रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं। डोंट डू दैट।
अभी से थोड़ा 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 पढ़ते हुए चलिए, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोना हेल्प यू आउट। आप एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। विदाउट कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है इतना वास्ट सिलेबस क्लास 11th के अंदर कवर कर पाना। तो प्लीज मेरी जान इन बातों का खास रूप से ख्याल रखिए, बिकॉज यार क्लास 11th आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है। एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए तो यूं तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, हमें इतनी सारी चीजें पता नहीं है, इतने सोर्सेस अवेलेबल नहीं। बट हाँ, अगर आप इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे और इसी अप्रोच के साथ अपनी क्लास 11th को स्टार्ट करेंगे, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि क्लास 11th के अंदर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल ही हूं। सो प्लीज डू लेट मी नो, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी समस्याएं हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताकर जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।